सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। और जैसा कि आप सभी ने मेरे पीछे पढ़ लिया है, जो लिखा हुआ है अगली दिवाली होगी नौकरी वाली। तो ये हमने विजन लेके चलना है कि जब अगली दिवाली आएगी तब तक हमारे पास एक नौकरी होगी, हम एक बैंक की कुर्सी पर बैठे होंगे। कुर्सी जो होगी वो काउंटर के इस तरफ नहीं, इस तरफ होगी। वहां पे हम अपनी नौकरी लेकर बैठेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगली बार जब भी दिवाली आएगी तब हम जिससे भी मिलेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिलेंगे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिलेंगे, एक एंथुजियाज्म के साथ मिलेंगे और कुछ मचा दिया है ये आंखों में दिखेगा और उस हिसाब से मिलेंगे। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स फटाफट से मुझे बता दें कि आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? क्या आप आज के इस सेशन के लिए एक्साइटेड हैं? जल्दी से बता दो एक बार सारे के सारे बच्चे। फिर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्लास में जो डीआई होने वाली है ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पर लिंक्ड है। तो आप जल्दी से आ जाओ, बता दो फटाफट से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली? दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूं और आप आ गए हो, इसके आने का प्रमाण, आपके होने का प्रमाण दे दो फटाफट से। ठीक है, जल्दी से बता दो फटाफट से कि आप आ गए हो। आ गए हो कि नहीं आए हो बताओ। सो डीआई आपको मैं दिखाने वाला हूं सबसे पहले क्या डीआई है, क्या डीआई सेट है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक बार खुद से देखिए क्या है। दिखने में कुछ ऐसी है डीआई ये। और इस पे जो डेटा दिया गया है वो कुछ ऐसा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां पे डेटा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स फटाफट से 5 सेकंड 10 सेकंड फटाफट से। बहुत बढ़िया। अब आप जरा इसको देखो क्या डेटा है, फटाफट से रीडिंग लेंगे, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिया गया है, और जो ये शेप है वो क्या शेप है? ये जो शेप आप देख पा रहे हो क्या शेप है ये? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेक्टर्स हैं? दीज आर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये क्या है? सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग रेडियस पे इस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, सेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम सेक्टर बोलते हैं बच्चे। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। और सेक्टर छोटी मोटी चीजों के साथ लिंक्ड होता है, जैसे कि सेंटर से ही शुरू होता है, बाहर वाली सर्कमफेरेंस को टच करता है। ये जो साइड होती है ये रेडियस के बराबर होती है, ये भी रेडियस के बराबर होती है। इसको बोलते हैं हम आर्क। ये आर्क होती है प्रॉपर। ठीक है, ये थीटा एंगल पे लाई करता है। किस पे लाई करता है बच्चे? थीटा एंगल पे लाई करता है। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको मान लो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और एक होता है लेंथ ऑफ आर्क। दो चीजें होती हैं जो आपको इसमें पता होनी चाहिए बेसिकली शुरू करने से पहले। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो पूरा एरिया आपने निकालना हो तो कैसे निकालते हो? एक सर्कल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हो? पाई आर स्क्वायर, ऐसा कर देते हो। पाई आर स्क्वायर ऐसा कर देते हो आप।
अब अगर पाई आर स्क्वायर आप कर रहे हो, इससे एरिया ऑफ सेक्टर, इससे एरिया ऑफ सर्कल निकल रहा है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे थीटा ओवर 360 से, ठीक है। थीटा ओवर 360 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है। थीटा ओवर 360 का मतलब ये हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो ये सेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो ये सेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो थीटा 90 डिग्री होगा तो एक तरीके से ये 1/4 सर्कल हो गया, पूरा सर्कल का 1/4। भाई पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, 90 डिग्री पे होगा 1/4 सर्कल। अगर सर्कल ही 1/4 है तो उसका एरिया भी 1/4 होगा, उसका एरिया भी 1/4 होगा। दैट इज वाई हम ये थीटा ओवर 360 लगाते हैं। थीटा जो भी एंगल होगा, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस विल गिव यू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लो वो लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछते हैं, भाई लेंथ ऑफ आर्क मतलब इतने से पोर्शन की लेंथ। अगर इस पूरे के पूरे पोर्शन की बात की जाए आपसे, इस पूरे के पूरे पोर्शन की, इस पूरे के पूरे पोर्शन की लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इस पूरे के पूरे पोर्शन की लेंथ को बोलते हैं सरकमफेरेंस। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और अगर सिर्फ इतने से पोर्शन की लेंथ हमें चाहिए होगी जो कि थीटा एंगल पे लाई करता है, तो निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, ऐसा बोल देंगे। थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, ऐसा कह देंगे। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको इस डीआई में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बार मैं पूरा का पूरा पढ़ के बता देता हूं। आप पढ़ना चाहेंगे एक बार? आप पढ़ना चाहेंगे एक बार? पढ़ लीजिए, मजा आएगा। पढ़ो पढ़ो, एक बार पढ़ लो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां डेटा है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बड़े आराम से। चलो मैं बताता हूं। कह रहे इरफान है, इरफान डिस्ट्रीब्यूटेड हिज सर्कुलर प्लॉट इनटू सेक्टर्स। इरफान ने क्या किया? अपने जो उसके प्लॉट्स थे उसको सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सेक्टर्स मैंने आपको बता दिया अभी क्या होता है। विद सेम सेंटर, इनका सेंटर सेम है, वो हमें दिखाई दे रहा है, सेंटर सेम है। बट डिफरेंट एरियाज अमंग हिज 8 सन्स, इसके 8 बेटे हैं इरफान के। तो ये इरफान खुद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटे हैं। अमित, ब्रजेश, कैल्सी, डोरा, एमी, फ्रांसिस, गौतम, हितेश, ठीक है। तो ये इरफान और इरफान के 8 बच्चे हैं जिनमें इन्होंने 8 बेटे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और खुद भी रखा है एक पोर्शन खुद भी रखा है। एंड आस्क्ड ऑल ऑफ देम टू कीप सम ऑफ द एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड सम एरिया फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। और उसको बोला है कि कुछ पोर्शन आप कंस्ट्रक्शन, जो आपको प्लॉट दूंगा, मान लो किसी पर्सन को ये पूरा का पूरा प्लॉट दिया है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्लॉट में कुछ पोर्शन पे आप एग्रीकल्चर करना और कुछ पोर्शन पे कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, खेती करना और कुछ बनाना वहां पे। इरफान ने तो अपना पूरा का पूरा प्लॉट ही कंस्ट्रक्शन किया है। अगर आप नोटिस करें, इरफान का ये ऑरेंज कलर से दिखा रहा है आपको प्लॉट, तो इरफान ने तो अपने पूरे के पूरे प्लॉट पे ही कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये वाला प्लॉट जो है ना, ये इरफान का है। इरफान ने तो अपनी पूरी प्लॉट पे ही कंस्ट्रक्शन कर दी। ये कलर मतलब कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, कलर का मतलब कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, कंस्ट्रक्टेड एरिया इज शोन बाय डिफरेंट कलर्स। कंस्ट्रक्टेड एरिया इज शोन बाय डिफरेंट कलर्स while agricultural area is shown by white color। मतलब मान लो हम बात करें अमित की, तो ये लाल रंग में जो आपको दिखा रहा है ना अमित के केस में, ये सारा कंस्ट्रक्टेड एरिया है। और ये जो सारा का सारा आपको दिखा रहा है ये एग्रीकल्चरल एरिया है, ये एग्रीकल्चरल एरिया है, ठीक है। बहुत सही, बढ़िया। उसके बाद कहता है द एंगल्स ऑफ ईच सेक्टर प्लॉट फॉर्म एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। ये जो एंगल्स है ना हर सेक्टर के एंगल, अमित से लेके इरफान तक हर एक सेक्टर के जो एंगल्स हैं वो आपको एपी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये सारे के सारे एंगल्स। इन विच द स्मॉलेस्ट प्लॉट इज दैट ऑफ इरफान। इरफान का सबसे छोटा प्लॉट है 20 डिग्री का, और सबसे लार्जेस्ट प्लॉट जो है वो अमित का है, ये वाला 60 डिग्रीज का। रेडियस ऑफ कंस्ट्रक्टेड सेक्टरल प्लॉट फ्रॉम रेड दैट इज R1 टू ऑरेंज टू द R9
इज एज फॉलोज। अगर आपने कंस्ट्रक्टेड सेक्टरल प्लॉट, मतलब इसकी बात कर रहा है वो, इसका एरिया अगर आपको, इसका अगर रेडियस आपको निकालना है ना, तो उसके लिए वो कह रहा है कि किस तरीके से निकालोगे, इस फॉर्मूला से निकालोगे आप। आर एन इज इक्वल टू पी एन प्लस सी एन, वेर पी इज प्राइम नंबर एंड सी इज कंपोजिट नंबर एंड एन शोज द nth टर्म। फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ येलो सर्कल, येलो एरिया, येलो वाला एरिया जो है, इसकी रेडियस अगर आपको निकालनी हो, ये सेकंड सेक्टर है ना, तो इसलिए R2 हो जाएगा ये, तो P2 प्लस C2, 3 प्लस 6। चलो मैं सारी चीजें बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले सारे जो इसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं ना, मैं सारे बताता चलूंगा और आप सीखते चलना, मजा आता जाएगा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एक्सट्रैक्शन आप ही करोगे, टेंशन मत लो, एक्सट्रैक्शन आपसे ही करवाऊंगा इसकी। सबसे पहले एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अच्छा, कितने बच्चे एग्री करते हैं कि उनको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कितने बच्चों को पता है, बताओ बताओ कितने बच्चों को पता है? जल्दी बताओ जल्दी। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे समांतर श्रेणी कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऐसे डिजिट्स, इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे डिजिट्स होते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मान लो पहली वैल्यू a1 है, तो दूसरी वैल्यू होगी a1 प्लस डी, तीसरी वैल्यू होगी a1 प्लस 2d, चौथी वैल्यू होगी a1 प्लस 3d। आप देख रहे हो, इधर से इधर देखोगे तो यहाँ पे d ऐड हो गया, मतलब इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। यहाँ पे भी देखोगे तो d ऐड हो गया, तो इन सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो d होता है, और ऐसे नंबर्स को हम AP बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे आप तो d जुड़ता जाएगा, कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाएगा। इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं, समांतर श्रेणी बोल देते हैं। उसके बाद चलो, हमारे पास जो डेटा है वो क्या है भाई? हमारे पास कुल मिला के ना ABCDEFGH, शुरुआत इरफान से हो रही है। इरफान का सबसे बड़ा प्लॉट, या फिर ऐसे देखो उल्टा अगर हम चलें तो सबसे बड़ा प्लॉट A का है, फिर B का है, फिर C का है, फिर D का है, फिर E का है, फिर F का है, फिर G का है, फिर H का है, और फिर इरफान का है, I का है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब आप देखोगे सबसे बड़ा प्लॉट है A का, कितने डिग्रीज का है? 60 डिग्रीज का प्लॉट है, सबसे बड़ा 60 डिग्रीज का प्लॉट है। और सबसे छोटा प्लॉट है इरफान का, वो है 20 डिग्रीज का। और ये जो सारी की सारी डिग्रीज है ना, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो कितने डिफरेंसेस आएंगे? 9 लोग हैं तो 8 डिफरेंसेस आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 डिफरेंसेस आएंगे। 60 से लेके 20 तक कितना गैप है? 40 का गैप है। और 40 डिग्री को अगर मैं 8 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा तो 5-5 डिग्रीज का गैप आएगा। कितना गैप आएगा? 5-5 डिग्रीज का गैप आएगा, मतलब 5 डिग्री घटता जाएगा। तो बी की वैल्यू आएगी 5 डिग्री कम, यानी कि कितनी? 55। ऐसे इसकी वैल्यू आएगी 5 डिग्री कम, यानी कि 50। इसकी वैल्यू आएगी 5 डिग्री कम, यानी कि 45। इसकी वैल्यू आएगी 5 डिग्री कम, यानी कि 40। इसकी वैल्यू आएगी 5 डिग्री कम, यानी कि 35। इसकी वैल्यू आएगी 5 डिग्री कम, यानी कि 30। और इसकी वैल्यू आएगी 5 डिग्री कम, यानी कि 25। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? फटाफट से बता दो, सारे के सारे बच्चे बता दो। ये सारे के सारे इन लोगों के जो एरियाज होंगे ना, डिग्रीज होंगी, वो आपको दिखाया जा रहा है इतने इतने। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर दें अगर आपको बढ़िया मस्त मजे आ रहे हैं सेशन के अंदर। ठीक है, ये आ गया आपके पास इंडिविजुअल पोर्शंस। ठीक है, ये एंगल्स की बात हो रही है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि इनका जो एंगल है या इनका जो थीटा है वो कितना है, ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे वो ना रेडियस की बात कर रहा है, वो बहुत प्यारी है। रेडियस की जो बातें हो रही है ना, वो बहुत प्यारी है। रेडियस भी वो किसकी कह रहा है? कंस्ट्रक्टेड लैंड की कह रहा है, मतलब सिर्फ इतने से पोर्शन की रेडियस। ठीक है, सिर्फ इतने से पोर्शन की रेडियस वो कह रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना तो हर एक पोर्शन की रेडियस तो पूरे पोर्शन की रेडियस तो सेम ही है, सबकी सेम है रेडियस, तो बस एंगल अलग अलग है। पूरे पोर्शन की रेडियस तो सबकी सेम है, पूरे पोर्शन की रेडियस सबकी सेम है, सिर्फ एंगल अलग अलग है। ओके जी,
तो जिस रेशियो में एंगल होगा उसी रेशियो में टोटल एरियाज होंगे, ये तो हम देख के बता सकते हैं। बट अगर कंस्ट्रक्टेड लैंड देखोगे ना, तो कंस्ट्रक्टेड लैंड्स की रेडियस सबकी अलग अलग है। इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, इस भाई की रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है। रेडियस भी बढ़ती जा रही है हर पॉइंट के साथ, रेडियस भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब आपने रेडियस निकालनी है ना, तो रेडियस के लिए उसने एक दो टर्म्स का इस्तेमाल किया। पहले उन दोनों टर्म्स को समझते हैं, क्या है वो दोनों टर्म्स, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं ये दोनों प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स बच्चे? किस किस को पता है? बताओ बताओ एक बार। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि शुरुआत होती है 2 से, 3 से, 4 से, सॉरी 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, ऐसे नंबर्स। और जो नंबर 1 के अलावा जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, कंपोजिट का बेसिकली मतलब होता है ऐसे पॉजिटिव नंबर जो दो नंबर्स को गुना करके आए। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आए, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं। और बेसिकली जिसका आप देखोगे डिवीजन 1 के अलावा भी होता हो किसी से, 1 और खुद के अलावा भी किसी से डिवीजन होता हो। जैसे कि 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो फिर सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, तो 1 नहीं होता। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होगा वो होगा 4, उसके बाद होगा 6। जैसे 2 4 3, देखो 2 2 3 4 5 6, उसके बाद देखो कि 6 के बाद 7 इधर आ गया तो इधर 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे सिमिलरली 9 आ गया, 10 आ गया, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। जो मतलब प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होंगे 1 के अलावा। ठीक है, तो ये पता है आप सबको। हाँ जी, मोर देन दीज 2 फैक्टर्स, खुद और 2 के अलावा, खुद के अलावा और 1 के अलावा एक और भी फैक्टर हो उसमें। ठीक है, समझ गए? तो अगर हम देखें इस तरीके से, हमको 10 नंबर चाहिए तो थोड़ा छोटे छोटे लिख देते हैं। देखो कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 15 नहीं आएगा, 17 है, 19 है, 21 नहीं आएगा, 23 है, 25 27 नहीं आएगा, 29 है। ठीक है, एक बार इतने ले लिए हमने। उसके बाद यहां पे देखोगे तो शुरुआत ही होगी 4 से, 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 20 है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। उसने क्या बोला कि अगर कहीं पर भी आपको कोई रेडियस निकालनी है, मान लो सबसे पहले वाले सेक्शन की रेडियस निकालनी है, ये पहले वाला लाल रंग पहले वाला है। ठीक है, तो पहले वाले की, अमित के लिए बात करते हैं। अगर अमित की निकालनी है ना आपको रेडियस की, अमित की रेडियस क्या होगी, तो अमित है सबसे पहला केस, फर्स्ट केस है अमित। तो आपको क्या करना है, पहला प्राइम नंबर ले लेना है और पहला ही कंपोजिट नंबर ले लेना है। पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। तो रेडियस आ जाएगी 6। ठीक है, तो अमित के केस में जो रेडियस आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी 6। ठीक है, पहला प्राइम और पहला ही कंपोजिट नंबर ले लेना है। ब्रिजेश के केस की बात करूं तो येलो कलर वाले केस में इसने करके भी दिखाया हुआ है, दूसरा प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3, और दूसरा कंपोजिट नंबर होता है 6। तो 3 और 6, ठीक है, 3 और 6 यानी कि यहां पे आ जाएगी इसकी रेडियस 9। ऐसे कैल्सी की बात की जाए तो कैल्सी के अंदर क्या करना है आपने, तीसरा प्राइम नंबर लेना है और तीसरा ही कंपोजिट नंबर लेना है। तीसरा प्राइम नंबर 5, तीसरा कंपोजिट नंबर 8। तो 5 और 8, 5 + 8, तो ये हो जाएगी वैल्यू 13। ठीक है, 6 9 13। डोरा की बात की जाए तो अगले दोनों को जोड़ दो, 7 और 9 16। एमी की बात की जाए तो एमी के लिए आगे जोड़ दो 11 और 10 21। क्या क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं हो रही है, बताओ क्लियर है? बताते नहीं हो यार आप लोग, एक साथ बता दो इतनी बात क्लियर है। तो अगला क्या होगा, 13 + 12 25। अगला क्या होगा, 17 + 14 31। ऐसे चलता जाएगा।
13 + 12 25, उसके बाद 17 + 14 31, उसके बाद क्या होगा 19 + 15 कितना हो जाएगा आपके पास 34 आ जाएगा ये। और लास्ट में इरफान के केस में क्या आ जाएगा 23 + 16 यही आएगा ना, हाँ जी, तो 39 आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो 6 9 13 16 6 9 13 16 21 25 31 34 39 ये रेडियस आ गई आपके पास। तो सब कुछ तो आ गया आपके पास, और क्या चाहिए आपको, सब कुछ तो आ गया। यहां कह रहा है ये रेडियस, इधर ये भी रेडियस आ गई, ये सारी रेडियस आ गई। चलो यहां लिख दो आप, इन सब केसेस में थीटा आ गया, रेडियस क्या क्या है। 6 9 13 16, 21 25 31, 34 और 39। ठीक है, ये सारी रेडियस आ गई आपके पास, और तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इसके अंदर सब डेटा निकल गया, बेसिक डेटा सबने निकाल लिया होगा, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही प्यारी डीआई दिख रही है, बहुत ही प्यारा कंटेंट है और बहुत ही प्यारा। अभी इसका आगे क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पे बेस्ड इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आपको पहला एक बार देख लेते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यार पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ ब्रिजेश एंड एमी एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ ऑल ऑफ देम। ओके, ब्रिजेश और एमी के एग्रीकल्चरल एरिया का डिफरेंस और एवरेज एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, आप करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, एक तरफ सबके एग्रीकल्चरल एरिया का एवरेज चाहिए, एक तरफ सबके एग्रीकल्चरल एरिया का एवरेज चाहिए, और दूसरी तरफ डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ ब्रिजेश एंड एमी चाहिए। ठीक है, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ। ये सारा डेटा है आपके पास, दिमाग लगाओ उसी हिसाब से। इस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नोट डाउन कर लिया सबने, नोट डाउन कर लिया सबने। टोटल आर कितना है निकालो। देखो आइडियली पता है क्या है, इस क्वेश्चन से हम शुरू नहीं करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ना इसमें सारा डेटा ही ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। हम पहले स्मार्टली देखेंगे कि आगे और क्या क्वेश्चंस हैं जो बिना ऐसे डेटास के कैलकुलेट हो सकते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको इसमें ट्रबल शूट क्या है, सबसे बड़ा ट्रबल शूट है इसके अंदर कि आपको पूरी रेडियस नहीं पता लग रही। यहाँ पे मैं चाह रहा था ये चीज बच्चे डिकोड करें कि पूरी रेडियस नहीं पता लग रही, कैसे पता लगेगी। और बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया। अच्छा एक बात बताओ, पूरी की पूरी जो रेडियस है, पूरे के पूरे लैंड की रेडियस निकालनी है आपने, तो वो पूरी की पूरी रेडियस क्या आपको नहीं दिखाई दे रही कि इरफान के केस में पूरी की पूरी रेडियस उसके कंस्ट्रक्टेड लैंड की रेडियस ही पूरी रेडियस है, उसकी जो कंस्ट्रक्टेड लैंड की रेडियस है वही पूरी रेडियस है। तो जो रेडियस आपकी इरफान के केस में आई है यानी कि 39, इरफान के केस में जो रेडियस आई है आपकी 39 मीटर्स, वही पूरी रेडियस है। 39 मीटर इज द होल रेडियस। ठीक है, बढ़िया। अब 39 मीटर्स आपकी होल रेडियस है, उसी हिसाब से आपको अब कुछ मर्जी निकाल लो आप उसी हिसाब से।
अब मान लो इरफान का पूरा सेक्टोरियल एरिया निकालोगे आप, तो इरफान का एंगल कितना बन रहा था, इरफान का एंगल 20 डिग्री बन रहा था जहां तक मुझे ध्यान है। तो 20 डिग्री एंगल के अंदर कितना एरिया आ जाएगा, 20 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 39 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, रुकिएगा जरा, बाहर कोई है एक बार, मुझे देखना होगा। आप एक बार क्वेश्चन बनाओ इतना ये वाला, मैं आपको बताता हूं। आप इतने यही क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं। रुकिएगा अभी यार। कोई नहीं था, जस्ट मुझे वैसे ही लगा। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, सबसे बड़ी जो रेडियस है वो इरफान की है, तो इरफान का एरिया यहां से निकल जाएगा, इरफान का एरिया यहां से आ जाएगा। 3 से काट दो 13 आ जाएगी वैल्यू, 3 से काट दो 6 आ गई वैल्यू, 3 से काट दो 13 आ गई वैल्यू, 3 से काट दो 2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 13 यानी कि 169 पाई बाय 2। ये इरफान का एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, इरफान का एरिया आ गया। अब इससे आप किसी का मर्जी एरिया निकाल सकते हो, पता है आपको। जो इरफान का एरिया है, देखो अब रेडियस सबकी बराबर है, आप ये बात एग्री करते हो, रेडियस सबकी बराबर है। टोटल एग्रीकल्चरल लैंड देखोगे ना तो सबका बराबर है, देखो सबका बराबर, सबकी रेडियस बराबर है। ठीक है, सबके एंगल अलग अलग है, उसके कंस्ट्रक्शन के एंगल अलग अलग है, बट टोटल अगर आप देखोगे ना तो टोटल सबकी रेडियस एक जैसी है, सर्कल बन रहा है। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो 169 पाई इसका जो इरफान का एरिया आ गया आपके पास, इरफान का एरिया आया 20 डिग्री एंगल के हिसाब से। अगर मैं ए को कंपेयर करूं उसके साथ, ए को कंपेयर करूं उसके साथ, तो ए का जो है 60 डिग्री है टोटल, 60 डिग्री है टोटल। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसके एंगल की रेशियो 1:3 है। अगर एंगल की रेशियो 1:3 है तो एरिया भी 3 गुना होगा, एरिया भी 1:3 की रेशियो में ही होगा। इरफान का एरिया 169 पाई बाय 2, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 169 पाई बाय 2। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 169 पाई बाय 2 का 3 गुना। और पाई में छोड़ दो आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाई में ही सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये कितनी आती है, 510 में से 3 कम 507 पाई बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा। आप जिसका मर्जी निकालना चाहो निकाल सकते हो, बट आइडियली पता क्या है, मैं इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाने के तौर पे मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करूं। पहला क्वेश्चन वो हमेशा ऐसा देगा, जैसे इसमें देखो बहुत लंबा चौड़ा काम है, सभी के सभी एग्रीकल्चरल एरियाज का डिफरेंस निकालना। पता है क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल का पहले तो सारों के टोटल निकालो। जैसे ये निकाल रखा है ना, ये वाला, जैसे ही सबका टोटल निकालो, पहले बैठ के टोटल निकल जाए, उसमें से फिर सबकी रेडियस का इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्टेड का निकालो सबका, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर सबट्रैक्ट कर दो तो आएगा आपके पास एग्रीकल्चरल का। बहुत लंबा चौड़ा काम है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू नहीं करेंगे, हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। जैसे डोरा के एरिया की बात हो रही है और अमित के, अरे रे लो, ये भी एग्रीकल्चरल एरिया पे बेस्ड है। चलो कोई बात नहीं, 2 लोगों का तो निकालो, यहां पे 2 लोगों का निकालो। डेटा सबने नोट डाउन कर लिया कि नहीं किया, ये बताओ। डेटा सबने नोट डाउन कर लिया? क्या कर रहा हूं, ये नोट डाउन कर लो सारे बच्चे। ये नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला। सर इसको स्किप करना बेस्ट होगा क्या? अरे वही तो मैं कह रहा हूं, पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं आएगी, इस टाइप पे आ सकती है, क्या पता इजियर नंबर्स आ जाएं।
तुम प्रैक्टिस तो कर लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर लो। तुम क्यों हर चीज छोड़ने के पीछे भागते हो यार, मुझे बता तो दो। ठीक है, तो नोट डाउन तो तुमने कर ही लिया है। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, देखो समझना ध्यान से। उसने क्वेश्चन दे दिया एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इसके ऊपर, ठीक है। वो कह रहा है लेट द एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ डोरा इज एक्स, मतलब एग्रीकल्चरल एरिया डोरा का निकल जाएगा। फिर कह रहे हैं एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ अमित इज वाई, ये भी निकल जाएगा। कह रहे बस ए is starting from Bikaner to Jaipur with x kilometer per hour at 10 a.m. and bus B starting from Jaipur to Bikaner at y kilometer per hour at 11 a.m. ठीक है, एक 10 बजे एक 11 बजे। आफ्टर 2 hours of starting of bus B is decreased speed, 2 घंटे के बाद बस बी ने अपनी स्पीड को 40% से डिक्रीज कर दिया एंड एट दैट टाइम बस ए इंक्रीज स्पीड बाय 20%। ठीक है, बस बोथ बस मीट एट 3:30 PM। द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड बीकानेर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जरा एक काम करो, 2 ही एरिया निकालने, डोरा और एग्रीकल्चरल, डोरा और अमित के। शुरू करो, आपका समय शुरू होता है इस सवाल का अभी। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो बढ़िया सी, जल्दी 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 जल्दी, हाथ नहीं रोकने, हाथ नहीं रोकने। रुको जरा रुको जरा रुको, यहाँ रे नालायकों ने ना इसमें ओवर कैलकुलेटिव सवाल बना दिए हैं। मैंने उनको डेटा बना के दिया था, ये बना के दिया था, ये प्राइमरी चीज, और मैंने कहा था इस पे क्वेश्चंस बनाओ। इन्होंने बहुत ज्यादा ही लेंदी बना दिए हैं क्वेश्चंस। मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। आपको वो ऐसा डेटा देगा, जैसे पता है पेपर में कैसे आएंगे क्वेश्चन, मैं बताता हूं आइडियली कैसे आएंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब वो आपको देगा if Rakesh can do a work in X days and Joy can do a work in Y days, Rakesh worked for X by 4 days and Y worked for 3Y by, and Joy worked for 3Y by 4. Joy worked for Y by 6 days. And remaining work
कंप्लीटेड बाय अनन्या इन डैश डेज। ठीक है, इसको ऐसा दे देगा वो। और एक्स और वाई के लिए ना आपको कोई फॉर्मेट दे देगा, एक्स और वाई क्या क्या है। ठीक है, आपको एक्स और वाई के लिए कुछ भी इसमें से बता देगा, कुछ भी बता देगा इसमें से कि भाई एक्स इज द एंगल ऑफ एमी एंड वाई इज द एंगल ऑफ इरफान। ठीक है, एक्स इज द एंगल ऑफ एमी एंड वाई इज द एंगल ऑफ इरफान। ठीक है, तो आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, करके दिखाओ। इसको कैसे करो, इन 2 days। तो अनन्या से सारा काम कराओगे तो वो कितने दिन में करेगी? अनन्या टोटल वर्क कितने दिन में करेगी, ये क्वेश्चन बनेगा। करो। करो करो, करके दिखाओ ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके इस डीआई पे आएंगे तो। राइटिंग छोड़ो, आंसर बताओ। राइटिंग छोड़ो, आंसर बताओ जल्दी से। चलो मैं बताता हूं, देखो x क्या है, x क्या है, x है एंगल ऑफ एमी। एमी का एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर राकेश काम करेगा तो 40 डेज में करेगा, और वहीं दूसरी तरफ जब जॉय काम करेगा तो वो कितने समय में करेगा? एंगल ऑफ इरफान यानी कि 20 डेज में करेगा। तो टोटल वर्क 40 आ गया, यहाँ पे टोटल वर्क 40 आ गया, 40 बाय 40 1 यूनिट, और 40 बाय 20 हो गया कितना? 2 यूनिट्स। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले राकेश ने x बाय 4 डेज के लिए काम किया, x बाय 4 डेज के लिए काम किया। कितना काम हो गया होगा? 1 यूनिट काम। अगर आप x बाय 4 यानी कि 40 बाय 4 10 डेज के लिए करोगे तो इतना काम हो जाएगा। उसके बाद काम जो हुआ है वो y बाय 6 डेज के लिए हुआ है, जॉय ने किया y बाय 6 डेज के लिए काम, तो 20 बाय 6 डेज के लिए काम हुआ है। 20 बाय 6 डेज के लिए काम होगा, रोजाना 2 यूनिट, तो इतना हो जाएगा। 20 बाय 3 यूनिट्स काम हो जाएगा, तो 10 यूनिट काम यहां पे हो गया, 20 बाय 3 यूनिट्स काम यहां पे हो गया, तो कुल मिला के 50 बाय 3 यूनिट्स काम हो गया। 50 बाय 3 यूनिट्स काम हो गया। अभी तो 50 बाय 3 यूनिट्स काम हो गया, बच कितना आ गया? 40 माइनस 50 बाय 3 यानी कि 120 माइनस 50 बाय 3 यानी कि 70 बाय 3 यूनिट्स काम बच गया। ये 70 बाय 3 यूनिट्स काम, ये 70 बाय 3 यूनिट्स काम उसने 2 दिन में कर दिया। जो पर्सन है तीसरे वाला अनन्या, उसने 2 दिन में कर दिया ये काम। तो अनन्या रोजाना कितना काम कर रही है? 35 बाय 3 यूनिट्स काम कर रही है। कितना काम कर रही है अनन्या रोजाना? 35 बाय 3। करना कितना है? 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स काम करना है, वो 35 बाय 3 यूनिट्स काम कर रही है, तो वो 120 बाय 35 डेज में कर लेगी। 5 से काटोगे तो 24/7 दिनों में कर लेगी। द आंसर इज 24/7। किसी का आया था? किसी का आया था? जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से। एक क्वेश्चन आप और करके दिखाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो थोड़ा बहुत एग्जाम के हिसाब से अच्छा है।
ये देखो, ये करके दिखाना जरा, कोशिश करो करने की आपके, पर वही प्रॉब्लम वही है पेपर वाली ही कि भाई पेपर में भी ज्यादा क्वेश्चन देता नहीं है वो एक डीआई पे, 5-5 सवाल तो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। द लेंथ ऑफ आर्क फॉर गौतम इज ए एंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर फॉर फ्रांसिस इज बी। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ कैल्सी इज सी। और इसी तरीके से आपको डेटा दे दिया, फटाफट से आप निकाल के दिखाओ टाइम एंड वर्क का। बड़ा प्यारा सवाल है। ये वाला मुश्किल नहीं है, ये बहुत परफेक्ट सवाल है बच्चे। अरे कुछ बवाल नहीं है, सॉल्व करो तुम। चलो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूं। बच्चों, दो लोगों की आर्क की बात हो रही है, दो लोगों के लिए आर्क की बात हो रही है कि नहीं हो रही? कौन से दो लोगों के लिए आर्क की बात हो रही है आप बताओ? बात हो रही है गौतम और फ्रांसिस के लिए। गौतम एंड फ्रांसिस के लिए, इनके लिए आर्क की बात हो रही है। अब गौतम और फ्रांसिस के लिए क्या क्या डेटा है? गौतम एंड फ्रांसिस, एक की वैल्यू है 31 और एक की वैल्यू है 25। रेडियस देखोगे तो 31 एंड 25, 31 एंड 25, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं 31 मीटर्स एंड 25 मीटर्स। क्या हम आर्क की लेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल तो सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट उस हिसाब से निकालना है कि बाद में ना इसने पाई छोड़ने के लिए कहा है। देखो पाई के साथ डेटा दे रही है, तो पाई की वैल्यू मत रख देना, पाई के अंदर ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, आप देखोगे तो थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई 31, ठीक है। इधर भी होगा थीटा ओवर 360 2 पाई 25, ठीक है। अब गौतम और फ्रांसिस का अगर आप देखोगे थीटा कितना है, गौतम का 30 है, फ्रांसिस का 35 है, 30 एंड 35, 30 एंड 35, ठीक है। तो यहां लिख दिया हमने 30 एंड 35, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लो इसकी, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे काटोगे 12 बार कटेगा, इससे काटोगे 6 बार, तो 31 पाई बाय 6 आ जाएगी वैल्यू। ये आ गया आपके पास पहले वाले ए की वैल्यू आ गई। इधर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि भाई आपने 5 से काटा तो 72 आ गई वैल्यू, इसको 5 से काटा 5 बार कट गया, तो 2 से काटा तो 36 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया, ऊपर आ गया 175 पाई बाय 36, ये आ गई बी की वैल्यू, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई आपके पास। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? और कैल्सी की बात और हो रही है। कैल्सी के केस में सी है वैल्यू, तो सी वाली और उठा लो। कैल्सी के केस में क्या क्या डेटा? 50 डिग्री एंड 13, 50 डिग्री एंड 13, ठीक है। 50 डिग्री एंड 13 यहां कर देते हैं इसको, 50 डिग्री एंड 13, ठीक है। ऐसा है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा 18 बार, और कुछ कट नहीं रहा, तो 65 पाई बाय 13 आ जाएगा सी की वैल्यू, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, सबको क्लियर है? ए बी सी की वैल्यू सर R39 है। अरे बच्चे R39 तो पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा है ना। ये कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात कर रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ गौतम, मतलब ये कंस्ट्रक्टेड एरिया की बात कर रहा है, पूरे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। समझ गए सर? टोटल रेडियस सबकी 39 नहीं होगी, नहीं नहीं नहीं, देखो ये पता क्या है, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया को, ये सेक्टर्स, ये कंस्ट्रक्टेड एरियाज की बात कर रहा है, इन सब एरियाज की बात कर रहा है बच्चे।
ये क्वेश्चन बेस्ड ही सारा इन सब एरियाज के ऊपर है, ये वाले एरियाज है, ठीक है। सबकी जो पूरी रेडियस सबकी 39 है, ये पूरी की पूरी रेडियस सबकी 39 है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी से बताओ। तो पहले आया 31 5/6 175 देखो इसको आइडियली पता है कि आपकी बात भी गलत नहीं है, इसको लिखना चाहिए यहां पे कि ये बात हो रही है कंस्ट्रक्टेड लैंड की, इसने लिखा नहीं है यहां पे। हाँ देखो इसने पूरे में लिखा नहीं है कहीं, सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टेड लैंड लिखना चाहिए इसको, ठीक है। सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टेड लैंड लिखना चाहिए, इसका आएगा यही मतलब, ठीक है, क्योंकि ये इसी हिसाब से बनवाया गया है। थोड़ा सा क्या है कि अभी नई नई डीआई है तो थोड़ा सा इसमें अभी थोड़ी सी रिनोवेशन बाकी है, जैसे इधर या कंस्ट्रक्टेड लैंड लिखेगा ये इसके अंदर। चलो अब इनकी जो डेटा दिए गए हैं ना उनको उठाते हैं, सुनो ध्यान से, इनके जो डेटा दिए गए हैं उनको पिक करते हैं। डेटा क्या क्या दिया गया, सबसे पहले वो कह रहा है कि पर्सन पी जो है प्रोजेक्ट 150 A/31 पाई डेज में करता है, 150 A/31 पाई इतने दिनों में करता है। अब यहां पे देखोगे तो 31 पाई/6 है, ए की वैल्यू क्या है 31 पाई/6, तो ए की वैल्यू लिख दो 31 पाई/6, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये कट गया, इधर काटोगे तो 25 आ गई वैल्यू। तो पहले वाले पर्सन के लिए, पर्सन पी के लिए प्रोजेक्ट 25 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आगे देखोगे तो क्यू के लिए ये 6B/5 पाई, कितना है 6B/5 पाई, ठीक है, ऐसा है। बी की वैल्यू क्या है 175 पाई/36, 175 पाई/36, ठीक है। तो ये 6 से काटा, 6 बार कटा, पाई से पाई बार, ये 35 कटेगा, तो ये 35/6 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो दूसरे वाले के लिए वैल्यू क्या आ गई 35/6। Q work on the same project which is completed in this days। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? इवन 75/36 नहीं है, तो आप सबका इसमें अलग कैसे आ रहा है? सिक्स B/5 पाई यही आएगा ना? ठीक है। और ऐसे ही आर के लिए आप निकालना चाहो तो आर के लिए क्या निकलेगा, आर के लिए निकलेगा 144C/3 पाई। तो सी की वैल्यू 65 पाई/18, पाई से पाई कट जाएगा, 18 का 8 बार कट जाएगा, तो ये भी फ्रैक्शन में ही आ रही है 520/3। मेरे हिसाब से ये 13 पाई होना चाहिए। अरे यार इन नालायकों ने इसमें गलतियां की हुई हैं, मुझे लग रहा है ऐसे फ्रैक्शन में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। यहाँ 13 पाई आना चाहिए आइडियली। इसमें मेरी मिस्टेक भी है भाई, सारी कंटेंट राइटर्स की नहीं है। मैंने भी लास्ट मोमेंट पे एकदम से डीआई दी और मेरा मन था कि मैं इसको आज ही कराऊंगा, माफ़ी चाहूँगा भाई। बट मेन बात है, चलो हमको इसके अंदर नेगेटिव्स नहीं देखने चाहिए, हमको पॉजिटिव्स देखने चाहिए, तभी एक अच्छी चीज़ हमारे लिए निकल के आएगी। पॉजिटिव ये है कि डीआई का कंटेंट, अब इस डीआई को सिंपलर वे में भी बनाया जा सकता था, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
डीआई को कैसे, देखो आपके सामने अब ये डेटा है, इसमें कितनी कुछ चीजें सीखने वाली थी। ये एक सेक्टर बेस्ड डीआई भी बनाई जा सकती है, कितनी प्यारी सेक्टर बेस्ड डीआई बनाई जा सकती है, जिसमें सेक्शनली आपके पास इंडिविजुअल पोर्शन दे दिए गए हैं और उसके अंदर कंस्ट्रक्टेड और एग्रीकल्चर लैंड का पोर्शन दिया गया है। द वे वी कैलकुलेटेड रेडियस, वो बहुत प्यारा था। इसके अंदर रेडियस जिस तरीके से हमने कैलकुलेट की वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो हमने कैलकुलेट किया एंगल, वो बहुत अच्छा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 20 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है, ये बहुत प्यारा था। और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड सेक्टरल प्लॉट जो है, उसके लिए हमने जो इंडिविजुअल ब्रेकअप किए कि भाई कितना कंस्ट्रक्टेड होगा, कितना एग्रीकल्चरल होगा। अब हम बड़े आराम से टोटल प्लॉट्स का एरिया निकाल सकते थे। कैसे? हमको इस टोटल प्लॉट का एरिया पता है, निकाल पाएंगे। और वैसे ही इनके बीच में डिग्रीज रिलेट करते हुए डिग्रीज की रेशो निकालेंगे, वही एरियाज की रेशो होगी। जो डिग्रीज की रेशो निकालेंगे वही एरियाज की रेशो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े खूबसूरत ढंग से हम इस डीआई को कंप्लीट कर सकते थे। तो बहुत कुछ था इस डीआई में। हाँ, थोड़े से क्या नाम है, ब्लंडर्स भी हुए, थोड़ी सी चीजें भी खराब भी हुई, बट हमने सीखा बहुत कुछ। कहने की बात ये है इस डीआई में से, ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाला था इस डीआई में से। तो उम्मीद करता हूं आप इसमें से नेगेटिव्स नहीं पॉजिटिव्स ही लेके जाएंगे। और बहुत कुछ सीखा हमने। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्रिएट भी किया। मैं इस डीआई को पूरा का पूरा रीवैम्प, पूरा का पूरा रिक्रिएट करवाऊंगा अपने सामने बैठ के, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हो जाता है पहले डीआई ना सॉल्व करने का। जैसे मैंने पहले डीआई कभी नहीं सॉल्व करता होता, मेंस की हो चाहे प्री की, तो पहले ना सॉल्व करने का ये रीजन हो जाता है कि भी लास्ट मोमेंट पे बनी, चेक नहीं हुई और इतनी सारी गलतियां भी आ गई और थोड़ा सा ओवर कैलकुलेटिव भी बन गई डीआई, इतनी ज्यादा भी नहीं आती है आपके पेपर में। तो इसको मैं एक अलग ढंग में आप सबके सामने दोबारा से लेकर आऊंगा, पक्का प्रॉमिस है। और अभी मैं इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा क्योंकि एरर्स हैं सारे के सारे। इसको मैं दोबारा क्रिएट करके पढ़ाऊंगा और उसमें कुछ और नया कॉन्सेप्ट भी डालेंगे और नई चीजें सीखेंगे उसके अंदर। तो अभी ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एक आप सभी के लिए ना अनअकैडमी पर 20% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। तो आप सभी को मैं उसकी अपडेट और दे देता हूं। एक स्पेशल कोड बता रहा हूं मैं आपको। ये वो वाला कोड नहीं है जो अभी तक आप यूज करते थे। कोड है DLM। सुनना मेरी बात ध्यान से, इससे ना आज तक कभी भी 25% ऑफ नहीं मिला अनअकैडमी पे। ये कोड लिख लो, इस कोड को नोट डाउन करो, DLM, नोट करो DLM 5 DUUG। नोट कर लो, इसको नोट करो फटाफट से, DLM 5 DUUG। इस कोड को नोट करो। ये एक स्पेशल कोड जनरेट हुआ है अनअकैडमी से आप सभी के लिए। बस ये स्पेशल कोड, इस कोड से क्या मिलेगा, पहली बार अनअकैडमी पे 25% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। 25% ऑफ मिल रहा है फीस में। दिवाली एक गिफ्ट है आप सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से, जिसमें अनअकैडमी आपको 25% ऑफ दे रही है इसके अंदर, ठीक है। कोड है DLM 5 DUUG। इसको नोट डाउन कर लो, इस कोड को, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। और ये लिमिटेड यूजर्स के लिए है, ये ध्यान रखना। ये शुरू के कुछ यूजर्स के लिए है, आई थिंक 200 या 2000 में से कुछ यूजर्स के लिए है ये, शुरू के, ठीक है। तो जो इस कोड को यूज कर लेगा सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा वो डिस्काउंट। तो कर लो इसको फटाफट से यूज, ठीक है। टाइम से DLM DUUG कोड का इस्तेमाल कर लेना अनअकैडमी पे, DLM 5 DUUG। इससे 25% ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी फीस के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करके आप कोड ये लगा देना। और बस मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का और बढ़िया करेंगे इसको। तो माफी चाहूंगा मैं, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, अच्छा कुछ लाने के चलते कुछ गलत ही हो गया, बट ठीक है, करते हैं इसको और बेटर करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों।